2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लापरवाही अगर करोगे तो अस्पतालों में जाना हो जाएगी मजबूरी। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। बीती शाम को स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना महामारी के 33 नए केसेस मिलने व 158 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 540 हो गई है। इस बारे में नोडल अधिकारी आशीष सांगवान ने बताया कि यदि हम सब कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो अवश्य ही महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक और कोरोना के 33 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर कोरोना से संक्रमित 158 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। अब जिले में कोरोना के 540 एक्टिव केसेस हैं। विभाग द्वारा लोगों से लगातार मास्क पहनने और बार बार अपने हाथों को धोने की अपील भी की गई है। इसी के साथ साथ उन्होंने आम जनता से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये भी अपील की गई है। शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों, विधवाओं व वृद्धजनों को कोविड महामारी से बचाने के लिए टेस्टिंग करते हुए विशेष टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव व नोडल अधिकारी राजीव प्रसाद के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा शिविर में पहुंचे नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना की चेन तोड़ने और इसमें बचाव के लिए विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी इससे बच न जाए, इसी कड़ी में आज एक शिविर का आयोजन स्थानीय पंचायत भवन में किया गया। यहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा आज ये टीकाकरण और टेस्टिंग शिविर खास तौर पर दिव्यांगजनों, विधवाओं और वृद्धजनों के लिए लगाया गया था। इतना ही नहीं, यदि कोई इस शिविर में पहुंचने में असमर्थ था तो उसे वहां तक लाने की सहायता भी प्रदान की। ये एमसी गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी से ही हम आए हैं और पहले हमारी टेस्टिंग हुई है, वो नेगेटिव आने के बाद फिर हम वैक्सीन लगी है। अगर गाड़ी की सुविधा नहीं होती तो हम टीका नहीं लगवा पाते। जगबीर जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, उद्देश्य इसका ये है कि जो ऐसा समाज का जो ग्रुप था जो वंचित रहा था टेस्टिंग और वैक्सीन के कारण, जो नहीं आ पा रहा था किसी कारणों से, हम लोगों ने उनको स्पेशली लाया गया उनके घरों से। यहाँ पर उनका टेस्ट करवाने के बाद, उनको टीकाकरण करने के बाद उनको वापस विधिवत तौर पे सम्मानपूर्वक उनको वापस उनके घर पे भेज देते हैं। कि हम लोगों ने इसका सारा का सारा पहले विधिवत तौर पे इसकी हमने एडवर्टाइज़ किया। हम लोगों ने अपने जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो सबके साथ साझा किए, शेयर किए और उन लोगों से सबसे कहा कि अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो असहाय है, जो हमारी बुजुर्ग माताएँ हैं, जो विधवा माताएँ हैं, और साथ के साथ वो दिव्यांगजन जो किसी कारणवश नहीं आ सकते, हमें फ़ोन करके अपने घर का पता और अपना सारा पर्टिकुलर दे, हम लोग वहाँ पर अपनी ऑफिशियल जो गाड़ी है वो जाएगी और आपको लेके आएगी और टीकाकरण के और टेस्टिंग के बाद आपको विधिवत तौर पे छोड़ के आएगी। स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को घर पर ही पहुंचाया जाएगा मिड डे मील का राशन। यह कहना है खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा का। उन्होंने बताया कि जिले के करीब 23,398 स्कूली बच्चों को मिड डे मील कर्मचारियों द्वारा घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील हरियाणा सरकार की हिदायत के अनुसार अब घर पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि महामारी के इस दौर में कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में 8वीं तक के बच्चों की संख्या 23,398 है, जिनको मिड डे मील की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। राशन की मात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों को कक्षा के हिसाब से 2 भाग प्राइमरी विंग और अपर प्राइमरी विंग में विभाजित किया गया है। प्राइमरी विंग में विभाजित बच्चों की संख्या 14,275 है। इन बच्चों को अप्रैल महीने के 15 दिनों के हिसाब से 1 किलो 500 ग्राम गेहूं चावल दिया जाएगा, जिसमें 45% गेहूं और 55% चावल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के पैसे भी बच्चों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं अपर प्राइमरी विंग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के 9,123 बच्चों को 150 ग्राम के हिसाब से 15 दिन के 2 किलो 250 ग्राम गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं। राशन में हम इन बच्चों को गेहूं और चावल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 45% हमारे पास वीट देते हैं और 55% इसमें हम राइस देते हैं। कोविड-19 के कारण भीड़ भाड़ से बचने के लिए इच्छुक प्रार्थी अब घर बैठे ही ऑनलाइन बनवा सकेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इस बारे में संबंधित अधिकारी सुमित भट्ट ने बताया कि अब इच्छुक प्रार्थियों को उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन देना होगा और कुछ दिन के बाद लर्निंग लाइसेंस उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। फेसलेस सुविधा के दूसरे चरण के तहत परिवहन विभाग आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। आवेदक को लर्निंग लाइसेंस के लिए केंद्रीय परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के लिए सुविधा शुरू हो जाएगी। लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट से पहले आवेदक को संबंधित जानकारी के लिए वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब देना होगा। उसके बाद आवेदक का आवेदन जमा हो जाएगा और कुछ दिनों बाद लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। सुविधा के शुरू होने से आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आम नागरिक भीड़ भाड़ से बचेंगे और घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। कोरोना काल को देखते हुए ऑफिस में भी भीड़ कम लगेगी और आम नागरिकों को भी दौड़ धूप से छुटकारा मिलेगा। वहीं आंखों की जांच के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके कलर ब्लाइंडनेस की जांच भी ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस का जो नया संस्करण पोर्टल स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन, ये बड़ा ही अच्छा ही कदम है और इसमें आम लोगों को ऑफिसों में जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। घर बैठे आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें लर्निंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसमें आई टेस्टिंग का भी ऑनलाइन ही कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत आपको सरकारी ऑफिसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और आपका काम बड़ी आसानी से घर बैठे हो जाया करेगा। इससे आम नागरिकों गर्मी के चलते पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को डाबर कॉलोनी के निवासियों ने जिला प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर कॉलोनी वासियों ने बताया कि वे अपनी पानी की समस्या व रास्ते की समस्या के बारे में संबंधित विभाग अधिकारियों व नगर विधायक घनश्याम सर्राफ को कई बार अवगत करवा चुके हैं। स्थानीय डाबर कॉलोनी निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पीने के पानी और घरों में जाने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर वे विधायक, जिला उपायुक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं और यहां तक कि ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। इस पर अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर व्यवस्था, पीने के पानी के लिए पाइपलाइन दबाने के लिए रोड बनाने के लिए जनवरी को कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने केवल गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज दबाए और अन्य कार्यों को अधूरा छोड़कर चला गया। उसके बाद से क्षेत्र में पीने के पानी की लाइन और रोड बनाने का काम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जब इस समस्याओं से अधिकारियों के समक्ष रखा तो केवल 2 बार सर्वे करके गए और कहा कि बजट और पाइप नहीं है, और ये कहकर समस्याओं से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी के चारों तरफ की कॉलोनियों में पानी, सीवर और रोड की उचित व्यवस्था है, जबकि उनकी आबादी इस कॉलोनी से कम है। मेरा नाम जी नीलम है। मैं इस डाबर कॉलोनी जी 12 साल से रह रही हूँ। मकान बना रखो, समरसीवर को पानी इतना खराब से, सब तो पहले तो पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा। आरओ का भी पानी कामयाब नहीं है। सारा कपड़ा लत्ता सब 3-4 का इधर पत्थरी बता दीजिए रहते हमारा पानी तो इतना खराब है, बस पूछो मत। सब जगह हमने कंप्लेन कर दी, डीसी ताई कर दी जी, सीएम विंडो में लगवा दी, कोई नहीं सुना। हाँ, कब कोई बोलती या अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, कब बोलती वोट बनवाओ, कभी कुछ बोल ली जी, सबकी तो मिल लिया हम, कोई हमारी सुनवाई को। डाबर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, राजेंद्र मेरा नाम है। पहले मैं इरिगेशन में सर्विस कराया करता। 2005 में मैंने यहाँ मकान बनाया था। उसके बाद में कोई यहाँ रोड की, पानी की, और हमें अपने ये मंत्री थी किरण चौधरी, उस टाइम भी हम किरण से मिले थे, एप्लीकेशन दी थी। गांव के काफ़ी आदमी यहाँ गाड़ी भर के उसकी कोठी पर भी गए थे, लेकिन कोई सुनवाई। उसके बाद फिर हम डीसी से मिले, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद न हम किसी वार्ड में न, और किताब वोट जरूर है हमारी, लेकिन गिरने कहाँ गिरे तो क्यों? यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं, देश ने पाकिस्तानी समझ रखे हैं और कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी। अब एमसी के पास जाएंगे, वो नहीं कहा भाई मैं तारा तो मेरे वार्ड में ही नहीं है, तो किसके पास जाएं? क्या मैं 2009 से डाबर कॉलोनी पूर्ण खेड़ा के अंदर रह रहा हूँ और ये वार्ड नंबर 24 था, और जब से ये एमसी के चुनाव हुए थे, ये वार्ड नंबर 24 के इसके 4 टुकड़े कर दिए। चारों टुकड़े ये किसी वार्ड में नहीं है। जब कोई हमारे बच्चों की कोई आईडी प्रूफ चाहिए और चाहिए तो उसका कोई एमसी नहीं है हमारा। सरकार वार्ड को ट्रांसफ़र करती है दूसरे वार्ड को, लेकिन ये नहीं है ये वार्ड से हटा देना, ये सरासरी ये किसकी गलती है और ये हमारा कौन एमसी है कौन मालिक है कुछ नहीं पता। न इसमें सबसे बड़ी कॉलोनी थी ये और सबसे बढ़िया कॉलोनी, साफ सुथरी, और आज ये
हर काम में, बिजली के काम में, पानी की तो लाइन ही नहीं बिछी। 5 साल पहले सीवर लाइन डली थी, वो चालू भी हो चुकी है, लेकिन आज तक पानी की लाइन नहीं डली। बीती शाम को निकटवर्ती गांव बलियाली में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में जमकर ईंट पत्थरों से वार किए गए। वारदात के बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल 2 चचेरे भाइयों समेत 3 युवकों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने तीनों को ही रोहतक रेफर कर दिया। नगर के गाँव बलियाली में 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर फिर से चले। वारदात में 2 चचेरे भाइयों के समेत 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल गांव में पहुंचा और हालातों का जायजा लिया। इसके अलावा डीएसपी वीरेंद्र सिंह घायलों के बयान भी दर्ज किए गए। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बलियाली निवासी अशोक, सोमवीर और विनोद गाड़ी से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। जब वे गांव के जोड़ के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को वहां बैठे कुछ लड़कों ने पत्थर मारे और उसके बाद उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी अड़ा दी। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू किए और इसके अलावा अन्य 3 युवकों पर दूसरे पक्ष ने पत्थरों से भी हमला किया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ये झगड़ा 2 गुटों के बीच हुआ है। इनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि पहले भी इन गुटों के बीच कई झगड़े हो चुके हैं। यानी इतना ही नहीं, दिनोद गेट पर जो घटना घटी थी वही ये लड़के हैं। ये 2 गुट आपस में बार बार एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आपसरी में 2 ग्रुपों का जो है झगड़ा हुआ है। इनके पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, सोमवीर, मग्गू वगैरह। आज भी जो है ना 3 लड़कों को चोटें लगी हुई हैं। जो गोली चलने की बात आ रही है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, भाई गोली चली है या नहीं चली। मौके के ऊपर पुलिस गई हुई है, वहाँ से स्पष्ट तौर पर पता किया जाएगा कि भाई क्या कहानी हुई और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जैसे ये बयान लिखवाएंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इसके पीछे वजह है गांव में 2 नौजवान लड़कों में 2 गुट बने हुए हैं। इनके आपसरी में पुराने झगड़े चले आ रहे हैं और करीबन 4-5 साल से इसमें झगड़े चले आ रहे हैं, जिसमें दोनों गुटों में कुछ राजपूतों के बच्चे, कुछ हरिजनों के बच्चे हैं, कुछ गुर्जर हैं, कुछ 1-2 साथ में जो सुई गांव लगता है उसके बच्चे हैं, 1-2 सागवान के बच्चे हैं। कोई छोटी मोटी बात पे इनका आपसरी में जब भी झगड़ा होता है तो एक दूसरे को चोटें मारने का प्रयास करते हैं। पीछे जो यहाँ भिवानी में ही दिनोद गेट पर जो झगड़ा हुआ था उसमें भी सुई गांव के ही लड़के इन्वॉल्व थे और बलियारी के लड़के इन्वॉल्व थे। ये वही बच्चे हैं जो उनका आपसरी में दोबारा झगड़ा हुआ है। 45+ आयु वर्ग के नागरिक कभी भी सरकारी अस्पतालों में जाकर लगवा सकेंगे वैक्सीन। नहीं पड़ेगी पहले पंजीकरण करवाने की जरूरत। जी हां, यह कहना है टीकाकरण अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष सांगवान का। उन्होंने भिवानी वासियों से शीघ्र वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस काम के लिए अनेक टीमें गठित की गई हैं जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण में लगी हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी आशीष सांगवान ने ये भी बताया कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। वहीं उन्होंने 45 से अधिक उम्र के लोगों से टीकाकरण कराने की खास अपील भी की है। कोविड वैक्सीनेशन का जो कार्य था हमारा वो 16 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के थ्रू हमारी वैक्सीनेशन का वो काम शुरू हो गया था। अभी उसी चरण में अभी हम फेज़ 3 के अंदर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें 18 से 44 साल के बेनिफिशरीज़ को हम वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है। उसके साथ ही अभी सरकार द्वारा दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक अनोखी पहल की है कि जो भी ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं उनको सेशन साइट पे लाया जाएगा। आधा घंटा उनको वैक्सीन लगने के बाद वहाँ पे सेशन साइट पे रखा जाएगा और सरकारी वाहन के द्वारा ही उनको फिर घर पे वापस भी छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी 45 साल से ऊपर की आयु के जो बेनिफिशरीज़ हैं जो अभी वंचित रह चुके हैं वैक्सीन को लेके, उनके अंदर कम उत्साह देखने को मिल रहा है। उसका ये भी एक कारण हो सकता है कि बेनिफिशरीज़ को लग रहा है कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका किसी कारणवश, तो उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। लेकिन मैं इसमें एक क्लैरिटी ये बताना चाहूँगा कि जो 45 साल से ऊपर के बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, चाहे वो फर्स्ट डोज़ हो चाहे वो सेकंड डोज़ हो। वो अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए
ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये 18 से 44 साल के बेनिफिशरीज़ के लिए ही है। तो सभी 45 साल से ऊपर के बेनिफिशरी जो अभी वंचित रह गए हैं, वैक्सीन नहीं लगी है उनको, उन सब से यही अपील है कि आप अपने नज़दीकी अपने सेशन साइट पे विज़िट करें और जो भी आपकी फर्स्ट डोज ड्यू है या सेकंड डोज ड्यू है वो वैक्सीन ज़रूर। बीते दिनों बिचला बाजार क्षेत्र निवासी व पानीपत में शादी की गई लड़की की मौत मामले में जांच की मांग को लेकर मृतका के परिजनों का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। इस अवसर पर परिजनों ने मृतका के ससुराल पक्ष पर दहेज के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। नगर के बिजला बाजार क्षेत्र निवासी एक लड़की की मौत के मामले में एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। आपको बता दें कि स्थानीय बिजला बाजार क्षेत्र की इस लड़की की शादी पानीपत निवासी परिवार में की गई थी। कुछ दिनों पहले लड़की की तबीयत बिगड़ने पर लड़की के परिवार वाले उसे वापस लाए और यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि मृतका गर्भवती भी बताई गई। मृतका के परिजनों ने मृतका के ससुराल पक्ष पर दहेज और उसका सही से इलाज न कराने के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। मेरा नाम बलदेव सिंह घनगस, मैं प्रदेश महासचिव हूँ जननायक जनता पार्टी का। आज हमने लगभग उस गुड़िया को गुजरे 10 दिन हो गए होंगे, 8-9 दिन हो गए होंगे, बस इतने हुए लगभग। और हमने उस दिन फैसला किया था एसपी और डीसी से मिलने का, और एसपी और डीसी को ज्ञापन देने का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी, दुष्यंत को भी हम एक ज्ञापन देंगे और उसमें मांग करेंगे। आज से 6 महीने पहले हमारी विनोद की लड़की और वहाँ पानीपत शादी की थी, और जबकि उस टाइम तो ऐसी क्रिटिकल पोजीशन थी, छोटा भाई है लड़का, उसकी मिसेज गुजर गई थी, फिर भी उसकी शादी उसके मामा के जाके जुलाना करी, क्योंकि उनका दबाव था। लड़की पढ़ी लिखी थी, M.Com B.Ed थी, और वो अपने स्कूल में इसलिए ले गई थे भाई हमारी लड़की पढ़ाएगी, मान्यता प्राप्त, मान्यता इस लड़की के नाम करवाएंगे। आज वो स्कूल जो है वो भी उस कोमल के नाम ही रजिस्टर्ड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस लड़की को अपने दहेज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में उस जगदीश ने और उसके लड़के ने जो मारा है, और मारने के बाद में वो लड़की यहाँ हमारे भेज दी अपने घर पे, और यहाँ से हम उसको जिंदल हॉस्पिटल में 7 दिन रखा। एक दिन भी उसके परिवार का कोई लड़का या उसका पिताजी या उसकी माँ, उसका भाई कोई मिलने नहीं आया। मैं वहाँ से बीमार होके आई थी जी, वहाँ उन्होंने इलाज नहीं करवाया जी, आंगनबाड़ी में तो दवाई दवा दी जी उनकी। तो फिर उसका यहाँ आने के बाद में जी उसका ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया जी। फिर यहाँ जी हमने काफ़ी कई हॉस्पिटलों में यहाँ दिखाया जी, यहाँ भी आराम नहीं होया जी। फिर हमने जी जिंदल हॉस्पिटल में ले गए जी, 7 दिन वहाँ रखी जी हमने जी वहाँ। फिर वहाँ से हमने छुट्टी दे दी जी, हम यहाँ अपने घर ले आए जी उसको। फिर हम यहाँ जी रोहतक सरकारी हॉस्पिटल में हमने जी रेफर कर दी। तुलसी गुरु इतनी मतलब वो डिप्रेशन में आ गई बहुत ज़्यादा, वो किसी से वो बात ही नहीं कर सकती थी। तो वो क्या हुआ, एक दिन उसे फोन उसके ससुर या उसके साथ नहाने के लिए नीचे जा रहे थे ना, बात वो लड़की के हाथ फोन लग गया। तो लड़की ने कहा कि मेरे को यहाँ से ले जा, घर ले चलो, मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं ये, इसलिए हम वहाँ पीटते थे और यहाँ इसलिए लेके आए। जब देखा इसकी लड़की हालत, तो हालत लड़के पूरे परिवार ने देखी तो इसकी देखी नहीं गई। इतनी मतलब डिप्रेशन में, इतना शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और दहेज के लिए बहुत तंग कर रहे थे उसके लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।